See, welcome once again to the class. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And the thing I would like to tell you is this letter, what we are going to discuss today is a very different letter. लेकिन ये लेटर मैंने पहले किया हुआ है तो मेरे लिए पढ़ना आसान होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि पेपर में जब आता है तो आपको कैसी कैसी चीज़ों को नोट करना है. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये डाटा बहुत बड़ा है. तो मतलब आज मेरे माइंड को अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो पहले ही कंजर्वेटिवली सोचना चाहिए. कंजर्वेटिवली का मतलब कंजूसी से सोचना चाहिए विद लॉट ऑफ हैविंग माइजर नेचर, कि हमें कम से कम वर्ड्स करने हैं, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगी, लेकिन हमें ओईटी में 200 वर्ड्स से ज्यादा लिखना अलाउड नहीं होता. अगर 205 बाई चांस हो गए तो यू नीड नॉट इरेज दैट, बट अगर 200 से मतलब 220 है तो आपको वो लिखने नहीं चाहिए. तो आपको अपने वर्ड काउंट का थोड़ा ध्यान होना चाहिए. सो सबसे पहले ये लिख रहे हैं, राइट रेफर लेटर, रेफर दिस गर्ल टू द स्कूल साइकोलॉजिस्ट. तो मुझे दो चीजें पता लग जाती है. एक तो ये लड़की स्कूल की है, तभी तो स्कूल के ही साइकोलॉजिस्ट को भेजने, यानी इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होगी. मतलब इन चीजों से क्या होता है कि मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं ठीक सोच रहा हूँ. सो राइट अ लेटर टू रेफर टू द स्कूल साइकोलॉजिस्ट, यानी स्कूल में जो साइकोलॉजिस्ट आता है उसी को लेटर भेजना है. नाम है उसका बार्बे वेबस्टर, वट एवर द नेम इज, टू असेसर. तो लड़की को असेस करना है. आउटलाइन द पर्पस अभी तक हमें नहीं पता. प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स विच विल असेस द साइकोलॉजिस्ट. असेस द साइकोलॉजिस्ट, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करे असेसमेंट बनाने में. तो प्लान क्या है? प्लान सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने आपको बताया विजिट्स लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट वाली विजिट होती है. ऐसे ही डिस्चार्ज प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लान में ही सब कुछ आ जाता है. तो जब मैं ये पढ़ता हूँ रेफर टू द स्कूल साइकोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट वेदर, जब वेदर वर्ड आ जाता है तो ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है. मैंने आपको हमेशा सिखाया जब भी सस्पेक्टेड वर्ड आएगा, अगर विजिट वाले लेटर में भी आएगा, तो आप कहोगे द पेशेंट वाज सस्पेक्टेड विद आइदर दिस और दैट. मतलब दो चीजों में से एक, यानी किसी को चेस्ट पेन है और आपको दो डिजीजेस दे रखी हैं, कि जैसे कि एक दे रखी है किडनी से रिलेटेड, या एक दे रखी है हार्ट से रिलेटेड, एक दे रखी है लंग से रिलेटेड. तो आपको वो दोनों मेंशन करेंगे. चेस्ट पेन या तो लंग के कारण है या हार्ट के कारण है. उसको हमेशा ऐसे लिखना है, सस्पेक्टेड विद आइदर लंग डिजीज और हार्ट डिजीज. इज इट ओके? सो टेकिंग इट फर्दर, तो इसमें ये वेदर वर्ड ये बताता है कि या तो ये है या तो ये है. तो यहाँ पे या तो कह रहा है अंडरलाइंग ग्रीफ है. ग्रीफ का मतलब दुख, या तो उसको किसी चीज को लेके बहुत दुख है, या फिर उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, यानी उसे मेंटल इश्यूज है. या तो वो साइकोलॉजिकली वीक है या उसे अंदर से कोई दुख है. तो इस लाइन को हमेशा ऐसे लिखना है, सो शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू टू फाइंड आउट वेदर शी हैज अंडरलाइंग ग्रीफ रिलेटेड और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. इस लाइन को चेंज नहीं कर सकते. अगर किसी ने भी यहाँ पे और की जगह एंड लिखा तो वो गलत हो जाएगा, लेटर पूरा जीरो हो जाएगा. मतलब ओईटी में जितना गेन करना आसान है उतना ही लूज करना आसान है, क्योंकि आपने जैसे ही लिखा एंड का मतलब उसको दोनों चीजें हैं, पर उसको दोनों चीजें तो है ही नहीं. या तो उसको दुख है या उसको साइकोलॉजिकल है. इसीलिए तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास भेज रहे हैं, ये पता करवाने के लिए कि उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है. डू यू अंडरस्टैंड गाइस? Yes, sir. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, अब एलिसन कूपर को जानने की कोशिश करते हैं. 2010 में ये लेटर लिखा जा रहा है, सो दैट्स ओके. 2010, और ये बच्ची पैदा हुई है 2000 में, तो यानी ये 10 साल की. यानी मेरा स्कूल वाला पॉइंट मैंने बिल्कुल ठीक सोचा, यानी आज मेरा पेपर में बैठ के, एग्जाम में बैठ के मेरा माइंड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है. ईयर 5 स्टूडेंट है, 40 kg वेट है, अपने वेट के हिसाब से ओवरवेट है. यानी वही जब बच्चा स्ट्रेस्ड होता है तो वो एक्टिविटीज नहीं करता तो ओवरवेट होता है. तो मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ. एक 10 साल की लड़की को इमेजिन कर रहा हूँ जो ओवरवेट है. एक्जिमा आउटब्रेक्स ऑन हैंड्स और माइल्ड एज्मा है, वेंटोलिन इनहेलर लेती है, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. अदर यंगेस्ट इन हर क्लास, तो ये रहने देते हैं. यंगेस्ट लिख सकते हैं पर इतना जरूरी नहीं है. फादर डाइड इन द मोटर एक्सीडेंट 18 मंथ्स अगो, ये इंपॉर्टेंट है. ये दुख हो सकता है उसको, 1.5 साल पहले फादर की डेथ हुई थी, ये इस कारण से दुखी है. तो तभी उसने लिखा है या तो फादर के दुखी के कारण अजीब बिहेव कर रही है, या एक्जिमा वगैरह के कारण. मतलब शायद हो सकता है, शायद नहीं, अभी देखते हैं आगे. लिव्स विद मदर वर्किंग फुल टाइम, मदर फुल टाइम काम करती है, यानी मदर के पास तो टाइम ही नहीं है बच्चे को अटेंड करने का, तो मदर तो बिजी है. फिर उसके बाद मिडल एज्ड ब्रदर है साइमन, सिस्टर लीजा और ऑल ये सब. ठीक है. फिर जी कहते हैं बैंक मैनेजर फुल टाइम काम कर रही है और 3 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, ये टोटल 3 है. पैटर्नल ग्रैंड मदर स्कूल के पास ही रहती है, आफ्टर स्कूल और हॉलीडे केयर वही देती है. मैम प्लीज साइलेंट कर लेना. अपना हॉलीडे केयर वही देते हैं. लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन इफ अनवेल, तो मतलब क्योंकि मदर काम कर रही है
फादर है नहीं, फादर का एक्सीडेंट हुआ है, तो बच्चों का कोई ध्यान रखने वाला नहीं, तो जो पापा की मम्मी है वो आसपास रहती है, एंड शी कम्स एंड टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन, और वो स्कूल के पास ही रहती है। और हम स्कूल की तरफ से लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि स्कूल साइकोलॉजिस्ट को ही लेटर लिख रहे हैं, तो मतलब हम भी स्कूल से ही रिलेटेड लोग होंगे। हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है। हम स्कूल नर्स हैं, ये ऊपर दे रखा है, यानी हम नर्स हैं स्कूल के, हमारे पास आती रहती है बार बार। तो हमें स्कूल वालों ने क्या रिपोर्ट भेजी है स्कूल नर्स को, मतलब मैं स्कूल नर्स हूँ और मेरे को स्कूल साइकोलॉजिस्ट को भेजना है, तो स्कूल का मेडिकल रिकॉर्ड ये कहता है कि ईयर 2 में कोई छुट्टियां नहीं लेती थी, 3 में सिर्फ 4 छुट्टियां ली, 3-4 छुट्टियां लेती थी, मतलब बहुत कम। लेकिन ईयर 4 में छुट्टियां अचानक से बढ़ गई, 10 हो गई। और ईयर 5 में 8 डेज, मतलब पहले जो इंग्लिश में होते हैं 3 टर्म्स होते हैं, तो फर्स्ट टर्म में ही देखो 8 छुट्टियां ले चुकी है, मतलब यहाँ पे उसकी एब्सेंटिज्म बढ़ गया है, यानी शी इज टेकिंग मोर एब्सेंट्स देन यूजुअल। अगर मेरे को इसको सबसे आसान भाषा में लिखना है, वैसे लिखना बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर मेरे को इसको सबसे आसान भाषा में लिखना है, अगर अपनी भाषा में, वो छुट्टियां ज्यादा ले रही है, तो शी हैज बीन टेकिंग मोर हॉलीडेज। सबसे आसान वर्ड बनाओ, मोर हॉलीडेज देन यूजुअल, अपने यूजुअल से। देन का मतलब कंपैरिजन, देन यूजुअल, अपने हैज बीन टेकिंग सिंस लास्ट 2 years। मेन बात ये है, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल सिंपल बन गई और इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसे सिंपल लिखना चाहिए। शी हैज बीन टेकिंग मोर हॉलीडेज देन यूजुअल सिंस लास्ट 2 years। स्कूल का मेडिकल 2010 में ये कहता है, कंप्लेंट ऑफ हेडेक, गेव पैरासिटामोल, रेस्टेड एंड रिटर्न टू क्लास, नोटेड एक्जिमा ऑन द हैंड्स, रेड एंड वीपी, हैज ऑइंटमेंट एट हैंड। तो भैया हेडेक वगैरह की कंप्लेंट कर रही थी फरवरी में 2010 में, और अभी 2010 ही चल रहा है। मेरे को कैसे पता 2010 चल रहा है, क्योंकि मुझे टुडे की डेट दी थी 2010, तो मैं समझ गया ये इसी ईयर की बात कर रहे हैं। उसके बाद मुझे पता लगा इसके बच्चे के बारे में कि भाई फरवरी 8 को ये था, पैरासीटामोल वगैरह दी थी, नोटेड एक्जिमा ऑन द हैंड्स, रेड एंड वीपी है, एज ऑइंटमेंट, ये सब कहानियां पता लगी हमें बच्चे के बारे में। फिर पता लगा कंप्लेंट ऑफ स्टोमक है, कॉल्ड ग्रैंड मदर फॉर पिकअप, भाई पिकअप के लिए ग्रैंड मदर को बुला लिया भाई। तो उसके बाद दोबारा एक बार आगे चलते हैं। उसके बाद मार्च में भी दोबारा कंप्लेंट किया, मतलब क्या हो रहा है कि अब वो बार बार हेडेक का कंप्लेंट कर रही है, फिर मदर ग्रैंड मदर आ रही है, फिर हेडेक नोजिया, फिर एक्जिमा के कारण, मतलब उसका एक्जिमा भी एक कॉन्टिन्यूअस चल रहा है जो उसे बार बार तंग कर रहा है। फिर टुथेक की कंप्लेंट की, फिर ग्रैंड मदर आई, ये पिछले साल की बात है जब उसके फादर की डेथ हुई, क्योंकि 2009 में हुई थी। क्योंकि ये हमें कैसे पता, क्योंकि 18 मंथ्स पहले हुई थी। तो हेडेक, एक्जिमा, ये वो, रेस्टेड फॉर 1 hour, फीलिंग, अब ये सब कुछ तो हम लिख ही नहीं सकते। फिर ग्रैंड मदर आ रही है, तो मतलब हमें ये जो हमारे पास डाटा कम करने का मौका है वो इन्हीं 2 सालों में है, कि इन द लास्ट 2 years शी हैज frequently complained of toothache, headache, nausea and other things, and her grandmother usually comes to pick her up, और उसकी ग्रैंडमदर आती है टू पिक हर अप। तो ये सब वो कहानियां बनाती रहती है। फीलिंग अनवेल, एक्जिमा, इरिटेटिंग, कोल्ड ग्रैंडमदर, तो मतलब स्टोमक एक, कभी कुछ बहाना, तो शी इज मेकिंग वेरियस एक्सक्यूजेज, ऐसे भी लिख सकते हो पर वो ज्यादा हो जाता है। शी हैज बीन, मतलब कहने का मतलब अब उसका मन नहीं लग रहा, शी हैज बीन मेकिंग वेरियस कंप्लेंट्स रिगार्डिंग हर मेडिकल हेल्थ, सच एज हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ऐसे वैसे कई कंप्लेंट्स कर दिए, तो आप इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो वो शी हैज बीन मेकिंग वेरियस कंप्लेंट्स या कंप्लेंट्स, ठीक है, सिंस लास्ट 2 years। तो अब ग्रैंड मदर हर बार पिक करने आती है, तो सोशल हिस्ट्री में जब पूछा तो एलिसा ने स्कूल स्टार्ट बढ़िया किया था, लेकिन जब वो ग्रेड 3 में थी, यानी ईयर 3 में थी, तो तब उसको ट्रबल हो गया था कॉन्सेंट्रेट। ये उसने जान के डाटा कंफ्यूज करने को दिया कि ये फादर डेथ से पहले ही कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आने लगी थी। फादर डेथ तो ईयर 4 में हुई थी, लेकिन उसको ग्रेड 3 से प्रॉब्लम, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज वो करती नहीं थी, स्कूल वर्क डिक्लाइन कर रहा था, एम्बेरेस्ड अबाउट हैंड्स, तो वो एक्जिमा के कारण हो सकता है ये सब कहानियां। और जो दूसरी कहानी है उसमें कहती है कि फादर के कारण हुआ है, बिकमिंग विड्रॉन एट होम, जब से फादर की डेथ हुई है। तो यानी उससे पहले भी उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे एक्जिमा को लेके, तो वो स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करती थी क्योंकि एम्बेरेस फील करती थी। और दूसरी तरफ उसके फादर की डेथ हुई, तो ये 2 इश्यूज थे, इसी कारण से उसने ये लिखा है कि आइदर वेदर शी हैज दिस, ये वाला रीजन फादर वाला, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एक्जिमा वाला। तो हमें अगर फर्स्ट पैराग्राफ बनाना है तो यहीं पे हमारी ओईटी लेटर की अंडरस्टैंडिंग हमें स्ट्रॉन्ग करनी होती है कि हम कैसे लिखें इसको। तो सबसे पहले मुझे ये है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग, पहले बात तो रिगार्डिंग मिस एलिसन, एलिसन
who has been, या जिसकी एब्सेंट वर्ड की है। अगर हुज वर्ड को यूज करना आता है ना तो बेस्ट है। हुज मतलब जिसकी, जिदी। सो हुज एब्सेंट्स, ये तो सबसे बेस्ट हो जाएगा अगर हुज यूज करना आता है, फिर इंग्लिश इजी हो जाएगी। हुज एब्सेंट्स हैव इंक्रीज्ड सिंस लास्ट 2 years also in these simple, इन 2 सालों में, in these 2 years she has experienced, उसने एक्सपीरियंस की है embarrassment regarding her eczema, ठीक है, रिगार्डिंग हर एक्जिमा, अपनी एक्जिमा को लेके उसने थोड़ा सा वो किया है। एंड ऑल्सो शी इज विड्रॉन एट होम, अगर मैं अच्छा लिखना चाहूँ, मैं अपना बेस्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, होम सिंस हर फादर्स डेथ, जब से, तो सिंस लगाया तो इसका बन जाएगा हैज बीन, तो यहाँ पे मुझे टेंस चेंज करना पड़ेगा। विड्रॉन एट होम सिंस हर फादर्स डेथ, फादर में जैसे ही पोस्ट ऑफ एस लगाऊंगा इसके भी मार्क्स लूंगा, इससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। जो हुई, जो लगाने से जैसे ही कनेक्टर लगाऊंगा एग्जामिनर और श्योर हो जाएगा इस इंग्लिश बहुत अच्छी है। विच हैपेंड 18 months ago, so she is being referred to you। अब मेरे देखो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए, विड्रॉन, एम्बेरेस्ड, तो ये मेन वर्ड भी आ गए और रीजंस भी आ गए जो मेरे मेन रीजंस हैं। शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज, आप क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हो, टू असेस whether she has grief related or other psychological issues। तो ये मेरा बनता है मेरे हिसाब से परफेक्ट फर्स्ट पैराग्राफ, अगर मुझे अच्छा ग्रेड लेना है 400 के आसपास। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस एलिसन हुज एब्सेंट्स, जिसकी एब्सेंट्स हैव बीन इंक्रीजिंग, have increased, या have been increasing भी लिख सकते हो, have increased since last 2 years। Also in these 2 years she has experienced embarrassment regarding her eczema, and also 2 बार आ रहा है, and along with this, तो also की जगह मेरा कनेक्टर चेंज कर देते हैं, and along with this she has been withdrawn at home since her father's death which happened 18 months ago। तो इससे उसको मेरी सब कुछ पता लग जाएगा, embarrassment है, और and along with this she has been withdrawn at his home since her father's death। since के साथ has been का यूज, यहाँ पे has experienced, have increased since last 2 years, since के साथ last आ रहा है, perfect है, since her father's death बिल्कुल perfect है। so she is being referred under your expertise to assess whether she has grief related or other psychological issues। एनी डाउट किसी को भी इस चीज से लेके, एंड आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग फॉर नाउ।